हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। सो गाइस, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इजी टॉपिक है जो एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है और ये बहुत स्कोरिंग है। तो गाइस, इस वीडियो में ये टॉपिक हम आज अच्छे से करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम्स में बिल्कुल कोई मुश्किल ना आए। सो गाइस, ये जो टॉपिक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, दैट इज RR शेड्यूलिंग, ये किससे मिलता जुलता है? दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से। ठीक है, ये उसी के जैसा मिलता जुलता है, उसी की जैसे प्रोसेसेस डिस्पैच होती हैं फ्रॉम द रेडी क्यू, बट इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, दैट इज प्रिम्पशन। प्रिम्पशन इसका मतलब कि इसका जो मोड है वो क्या है? प्रिमिटिव मोड है। मतलब एक बार अगर प्रोसेस हमने सीपीयू को दे दी तो उसको हम अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी विल के अकॉर्डिंग उसको वापस हम ले सकते हैं। ठीक है गाइज, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में यूज होता है, जहाँ पे हमें रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमारा गारंटी करना होता है। मतलब कि सपोज एक सिस्टम है, उसमें 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने वाली पड़ी हैं, वो 10 प्रोसेसेस बारी बारी से सीपीयू को जो फिक्स्ड टाइम स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट होंगी और उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो फीफो ऑर्डर में ही डिस्पैच होती हैं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने आपको अभी पहले बोला ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के ही सिमिलर है। तो जैसे कि उसमें फीफो के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेसेस है डिस्पैच होती थी, इसमें भी फीफो रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोसेसेस डिस्पैच होंगी, बट अ न्यू थिंग इज एडेड, दैट इज टाइम क्वांटम। ठीक है, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम अब होता क्या है? द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम, दैट इज गिवन टू द प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? और टाइम स्लाइस भी बोलते हैं, टाइम स्लाइस। ठीक है, जनरली ये 10 to 100 मिली सेकेंड्स ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये ऐसा टाइम क्वांटम क्यों यूज करते हैं हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में, ये अभी मैं आपको आगे जाके बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये फिगर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये हमारी एक रेडी क्यू है, जैसे कि मैंने पीछे बनाई थी। हमारी रेडी क्यू है जिसमें कि 4 प्रोसेसेस हैं, दैट इज A, B, C एंड D। ठीक है, जब सबसे पहले जो प्रोसेस आई वो थी A प्रोसेस, सबसे पहले वो आई, देन B, देन C, देन D। ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में हम प्रोसेसेस को डिस्पैच कराते हैं, सीपीयू को अलॉट कराते हैं। तो मतलब सबसे पहले जो प्रोसेस आई थी ए, सबसे पहले वो जाएगी सीपीयू के पास। अब जैसे कि मैंने बोला आपको, इसमें क्या है? हमारा टाइम क्वांटम इन्वॉल्व है। तो सपोज कि हमारा टाइम क्वांटम है 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, जो हमारा टाइम क्वांटम है, टाइम कितना हमने डिसाइड किया है? 2 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब कि हर प्रोसेस जो है वो पहले 2 मिली सेकेंड्स के अकॉर्डिंग ही सीपीयू के पास जाएगी और एग्जीक्यूट होगी। तो ए जो गई सीपीयू के पास, अगर तो वो उसका काम 2 मिली सेकेंड्स का ही था, टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही था, तो सीपीयू के पास जाके वो कंप्लीट हुई एंड वो फिनिश, वो टर्मिनेट हो गई। बट अगर उसका जो वर्क पीरियड था, जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था, उसका जो बर्स्ट टाइम था, कि मतलब कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू चाहिए, वो 10 मिली सेकेंड्स था। ठीक है, मतलब 10 मिली सेकेंड्स में से जो क्वांटम था 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स के लिए वो एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद 8 मिली सेकेंड्स इज लेफ्ट, वो पड़ा है, तो वो कहाँ चली जाएगी? हमारे रेडी क्यू के टेल पे, यानी कि एंड में। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद B, C, D। और अगर वो अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो वो कहाँ चली जाएगी? बारी बारी से हमारे रेडी क्यू के टेल पे जाएगी एंड देन ये सर्कल चलता रहेगा। कि एक सर्कुलर मोशन में ये सब चल रहा है, तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राइट। तो अब गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की प्रोसेस, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रेडी क्यू है, वो होल्ड करके रखती है सारी प्रोसेसेस को, राइट। जो सबसे पहले आई वो हेड पे, देन अगेन अगेन एंड अगेन, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वेन एवर अ न्यू प्रोसेस अराइव्स, जैसे ही नई प्रोसेस आती है सिस्टम में, वो कहाँ ऐड कर दी जाती है? टू द टेल ऑफ द रेडी क्यू। वो रेडी क्यू की टेल में ऐड हो जाती है जाके, राइट। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे पहले 3 प्रोसेसेस थी, A, B एंड C, और उसके बाद अगर चौथी प्रोसेस आई D, तो वो लास्ट में हमारी ऐड हो गई, राइट। उसके बाद अब प्रोसेसेस आर डिस्पैच्ड इन फीफो मैनर। मैंने आपको बताया प्रोसेसेस कैसे डिस्पैच होती हैं, इन फर्स्ट आउट मैनर में वो प्रोसेसेस क्या हो रही हैं? हमारी डिस्पैच हो रही हैं। उसके बाद जो हेड में प्रोसेस होगी वो कहाँ चली जाएगी? सीपीयू के पास, उसको सीपीयू का एलोकेटेड टाइम मिल जाएगा, राइट।
अगर तो प्रोसेस का अपना काम जो है वो उसके टाइम स्लाइस से पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि उसका जो टाइम स्लाइस है वो 5 मिली सेकेंड्स है, ठीक है, लेकिन उसका जो काम है वो 3 मिली सेकेंड्स का था, वो पहले ही खत्म हो गया, तो तब क्या होगा, वो प्रोसेस खुद अपनी मर्जी से सीपीयू को रिलीज कर देगी। इट इज ऑब्वियस कि जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ हम जो है वो सीपीयू को रिलीज कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हम टाइम के लिए सीपीयू होल्ड करके करेंगे भी क्या, राइट। उसके बाद क्या होता है, द शेड्यूलर प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद शेड्यूलर कहाँ चला जाता है, जो रेडी क्यू में हमारी नेक्स्ट प्रोसेस पड़ी है उसके पास, देन वो एग्जीक्यूट होती है, राइट। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर प्रोसेस अपनी टाइम स्लाइस से पहले एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कंप्लीट नहीं होती पूरी, तो देन क्या होगा, then CPU preempted and then given to the next waiting process in the queue। इसका मतलब कि जो CPU है वो क्या हो जाएगा, preempted हो जाएगा, मतलब कि हम CPU वापस ले लेंगे, जो हमारा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो CPU प्रोसेस से वापस ले लेगा और किसे दे देगा, नेक्स्ट वेटिंग प्रोसेस इन द क्यू। सपोज हमारी A प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रही है, अब उसकी 2 मिली सेकेंड्स का जो टाइम स्लॉट है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा CPU, वापस ले लेंगे हम उससे CPU को एंड किसे दे देंगे, हमारी B प्रोसेस को, नेक्स्ट प्रोसेस को जो हमारी रेडी क्यू में पड़ी है। उसके बाद द प्रिम्प्टेड प्रोसेस इज देन प्लेस्ड एट द टेल ऑफ द रेडी क्यू। जो प्रिम्प्टेड प्रोसेस है वो कहाँ चली जाएगी, अब हमारी रेडी क्यू की टेल में। जैसे पीछे हमने देखा था A प्रोसेस हमारी कहाँ जा रही थी, दोबारा से रेडी क्यू की टेल में, फिगर में, राइट। सो गाइज, जो RR शेड्यूलिंग है इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव। मैंने आपको बताया जो RR शेड्यूलिंग है हमेशा क्या है, प्रिमिटिव है, मतलब प्रिमिटिव है एज नो प्रोसेस इज अलोकेटेड द CPU फॉर मोर देन 1 टाइम क्वांटम। मतलब एक टाइम क्वांटम से ज्यादा जो CPU है वो किसी भी प्रोसेस को नहीं दिया जाता। अगर 2 मिली सेकेंड्स टाइम क्वांटम है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई तो उससे हम वापस CPU हमारा ले लेते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव, राइट। अब जो RR शेड्यूलिंग की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, दैट इज साइज ऑफ टाइम क्वांटम एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। साइज ऑफ टाइम क्वांटम मतलब कि अगर तो हमारा टाइम स्लाइस बहुत बड़ा है, मान लो 100 मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स का है, तो ये एल्गोरिदम क्या बन जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम स्लाइस जो है बहुत कम है तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक प्रोसेस आई, अगेन वो खत्म, देन दूसरी आई, देन तीसरी, देन चौथी, फिर अगेन फर्स्ट सेकेंड, तो ये जो है सर्कल ये चलता रहेगा और इसमें स्विचिंग जो है ओवरहेड वो बहुत बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। इसलिए जो हमारा टाइम क्वांटम है उसका साइज जो है वो मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम। एंड देन इज कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, मतलब कि कितनी स्विचिंग हो रही है, बार बार प्रोसेसेस कितनी चेंज हो रही हैं CPU की एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो ये भी कम होनी चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होनी चाहिए। और ये भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे टाइम क्वांटम पे, क्योंकि अगर टाइम क्वांटम ज़्यादा है तो हमारी स्विचिंग देर से होगी, और अगर टाइम क्वांटम बहुत ही कम है तो बार बार हमारी स्विचिंग होगी। इसलिए टाइम क्वांटम पे ही ये भी सेकंड पॉइंट हमारा डिपेंड करता है। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की, जिसमें हमें 5 प्रोसेसेस गिवन है, सबका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम गिवन है। AT मीन्स अराइवल टाइम एंड BT मीन्स बर्स्ट टाइम, और साथ ही में हमें हमारा टाइम स्लाइस गिवन है, कितना है वो 3 मिली सेकेंड्स, हमारा टाइम स्लाइस है 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब हम ये प्रोसेसेस का गैंट चार्ट बनाएंगे। तो गाइस, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि अराइवल टाइम 0 पे सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P1। उसका जो बर्स्ट टाइम है उसे बर्स्ट टाइम मतलब कितने टाइम के लिए CPU चाहिए, वो क्या है 7। लेकिन हमारा जो टाइम स्लाइस है 3, तो दैट मीन्स हमारी जो P1 प्रोसेस है वो सबसे पहले 0 सेकेंड्स पे आई, और वो कितने टाइम पीरियड के चलेगी, और उसका टाइम स्लाइस कितना है 3। जैसे ही वो 3 सेकेंड्स के लिए चली, उसके 3 सेकेंड्स खत्म हुए, देन CPU हम वापस लेंगे और किसे देंगे, हमारी नेक्स्ट प्रोसेस को। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं, 7 में से 3 मिली सेकेंड्स वो चल चुकी है, अब उसका कितना रहता है, मतलब 4 सेकेंड्स उसके अभी डिपेंड कर मतलब रहते हैं मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आई, P2 का जो बर्स्ट टाइम है 3 है, तो P2 हमारी चली 3 सेकेंड्स, और हमारा जो टाइम स्लाइस है वो भी 3 है, इसलिए वो चली पूरे 3 सेकेंड्स के लिए। तो 0 + 3 इज 3, राइट, 3।
6, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। उसके बाद हमारी इसका तो खत्म हो गया। अब इसका बर्स्ट टाइम 3 था, 3 - 3 इज 0, दैट मीन्स P2 प्रोसेस इज कंप्लीट। P2 प्रोसेस हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी आई प्रोसेस P3 प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है, लेकिन टाइम स्लाइस 3 है। लेकिन ये इसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए ही हमारा CPU चाहिए, तो इसको 2 सेकेंड्स के लिए हम चला देंगे। P3 6 से वो 2 के लिए चली तो कितना हो गया, 8, 6 + 2 इज 8, ठीक है। अब ये 2 - 2 इज ऑल्सो 0, तो हमारी P3 प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीट। अब हमारी चलेगी P4 8 - 3 सेकेंड्स के लिए चलेगी, 3 इज 5, तो P4 चली हमारी 3 के लिए, 8 + 3 इज 11, राइट। हमारी 11 सेकेंड तक चली P4। उसके बाद आई P5 कितना उसका बर्स्ट टाइम है, 4 - 3 के लिए चलेगी तो 1 इज लेफ्ट, तो 11 में 3 सेकेंड्स के लिए P5 चली तो दैट इज 14, राइट। उसके बाद अगेन ये सर्कल है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, एक सर्कल चलता रहता है। अगेन हम जाएंगे हमारी फर्स्ट प्रोसेस पे P1, वो कितने के लिए रहती थी, 4 के लिए, टाइम स्लाइस इज 3, 4 - 3 इज अगेन इसका 1 एक लेफ्ट है, तो ठीक है। P1 हम चलाएंगे 3 सेकेंड्स के लिए, 14 + 3 इज 17, राइट। अगेन देन P2 एंड P3 तो कंप्लीट थी। अब हम आएंगे सीधा 4 पे, 5 उसके लेफ्ट थे मिली सेकेंड्स, उसका टाइम क्वांटम कितना है 3, 5 - 3 2 उसका अभी भी लेफ्ट है, तो अभी हम 3 के लिए उसको फिर से चलाएंगे P4 को, 17 + 3 इज 20, राइट। देन P5 का कितना था, 1 के लिए रहती थी वो 1 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, तो उसको 1 के लिए हम चला देंगे P5 1, 20 + 1 इज 21, तो हमारी P5 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। P5 प्रोसेस भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर P1 पे जाएंगे, उसका कितना रहता था क्वांटम, 1 का, तो हम 1 के लिए उसको चला देंगे P1, 21 + 1 इज 22, देन P1 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ P4 का कितना रहता है टाइम, बर्स्ट टाइम कितना उसका रहता है, 2 मिली सेकेंड्स, तो उसको 2 के लिए चलाएंगे P4, 22 + 2 इज 24। हमारी जो पूरी प्रोसेसेस हैं अब हमारी क्या हो गई हैं, कंप्लीट। ऑल द 5 प्रोसेसेस आर कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लाइस। अब आपने इसमें देखा कि जो एक सर्कल है वो चल रहा है, बार बार जो प्रोसेस लेफ्ट है जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा था टाइम स्लाइस से, वो हमारी चल रही है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस there are 5 processes, right? P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time was 0, 1, 1, 2, 2. Burst time क्या था हमारा, 7, 3, 2, 8, 4. 7, 3, 2, 8, 4, right? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटेशन टाइम निकाल लेंगे। CT is computation time, then turnaround time and then waiting टाइम। उसके बाद हमने एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, राइट। कंप्यूटेशन टाइम, सबसे पहले कंप्यूटेशन टाइम हम कैसे निकालेंगे, अब देख सकते हैं P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, मतलब कंप्लीशन टाइम इसका, CT मतलब कंप्लीशन टाइम भी कह सकते हैं उसे। P1 प्रोसेस कहाँ जाके कंप्लीट हुई, जहाँ जब 22 सेकेंड्स पे, राइट, यहाँ पे 22 सेकेंड्स पे P1 हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद वो नहीं चली, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो उसका जो कंप्यूटेशन टाइम है कितना है, 22, राइट। अब नेक्स्ट इज P2 कब कंप्लीट हुई, P2 हमारी कंप्लीट हो गई थी स्टार्टिंग में 6 पे, तो उसका कंप्यूटेशन टाइम इज 6, एंड देन P3 8, P3 कहाँ कंप्लीट हो गई थी, 8 पे, इट इज कंप्लीशन टाइम, राइट, 6 and 8। देन इज P4 एंड P4 हमारी कंप्लीट हुई लास्ट पे 24, इसका कंप्लीशन टाइम है 24, एंड देन P5 हमारी कंप्लीट हुई थी 21 पे, राइट। तो 24 एंड 21 ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, हमारा ऑलवेज कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम इज CT - 80, CT - 80, 22 - 0 इज 22, next 6 - 1 is 5, 8 - 1 7, 24 - 2 22, then 21 - 2 is 90, right। now waiting time का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है।
अब हमारा निकालेंगे वेटिंग टाइम. टर्न अराउंड टाइम इज 22 minus 7. burst time it is 15. next 5 minus 3, that is 2. next 7 minus 2, 5. 22 minus 8, 14. 19 minus 4, 50. ठीक है, ऐसे हम हमारा क्या करेंगे, टेबल कंप्लीट करेंगे. अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे. एवरेज वेटिंग टाइम यानी वेटिंग, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ processes equal to 15 plus 2 plus 5 plus 14 plus 15 अपॉन टोटल प्रोसेसेस कितनी है हमारी 5. तो इसका आंसर है 15 plus 2 is 17, 17 plus 5 22, 22 plus 4 is 36, 36 plus 15 is 51, 51 अपॉन 5. तो इसका एवरेज आंसर जो हम निकालेंगे वो आएगा 10.2 मिली सेकेंड्स. राइट, अब हम ऐसे ही हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो दैट इज 22 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 19 अपॉन 5. तो ये कितना होगा, प्लस करके इसका आंसर है 75 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड्स. राइट, अब देख सकते हैं हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो है 15 मिली सेकेंड्स और एवरेज वेटिंग टाइम इज 10.2 मिली सेकेंड्स. राइट, तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है राउंड रॉबिन यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा. तो अगर किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज, डाउट्स या कोई भी फीडबैक है तो वो बताइए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स, वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे. सो गाइज, थैंक यू.